एक घना सुनसान जंगल था। वहां से एक आदमी पागलों की तरह भाग रहा था, ऐसी उम्मीद में कि कहीं उससे बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए। लेकिन जंगल इतना घना था कि हर तरफ घने पेड़ और छाए हुए बादल उसके आगे की राह छुपा रहे थे। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था, पर वह आदमी थमता नहीं था, मानो उसके भीतर एक जान होती और वो जंगल की हर साया से लड़ता हुआ आगे बढ़ता। भागते भागते वह एक बोर्ड तक पहुंचा, जिस पर लिख था पॉइंट ऑफ नो रिटर्न और नीचे बड़े अक्षरों में नंबर 108। वह मैसेज देखकर आदमी का दिल और भारी हो गया। उसे समझ आया कि अब वापसी नहीं थी, यहां से कोई लौटकर नहीं आता। धीरे धीरे जंगल में अंधेरा बढ़ने लगा। एक अजीब सी खामोशी छा गई, जैसे पूरी कुदरत डर के सन्नाटे में डूब गई हो। अचानक सारे पक्षी उड़कर कहीं दूर चले गए। जंगली जानवरों का साया तक नहीं दिखा। जंगली आवाजें भी बंद हो गईं। उस आदमी ने महसूस किया कि कुछ भयानक है, कुछ ऐसा जो जानवरों तक को डराता है। डर के मारे वो तेज दौड़ता रहा, पर एक जगह फिर वही 108 वाला बोर्ड मिला। उसका चेहरा मायूसी से भर गया। उसने जाना कि जितना भी भागे, इस जंगल से बचने का रास्ता नहीं मिलेगा। इसलिए उसने ऊपर पेड़ की ओर पलायन की सोची, लेकिन अचानक उस पेड़ की टहनी टूट गई और वह गिर पड़ा। वह गहरे जख्मों के साथ बेहोश हुआ। तभी जमीन हिली और अजीब गुर्राहट सी गूंजने लगी। उसकी सांसें रुकने लगीं। तभी कोई उस पर झपट पड़ा और उसे खींचकर अंधकार में ले गया। 6 दिन बाद शहर में मीना नाम की लड़की दिखाई दी, जो एक बर्ड शॉप में काम करती थी। एक दिन उसका बॉस उसे एक सोने के रंग के तोते को एक दूर जंगल में डिलीवरी करने को कहता है। मीना तय करती है कि वह इस कार्य को पूरा करेगी। मीना अपने रास्ते पर निकलती है। शहर के बाहर एक बोर्ड पर गायब लोगों की तस्वीरें लगी होती हैं, पर वह ज्यादा ध्यान नहीं देती। रास्ता शॉर्टकट लेते हुए वह घने जंगल में पहुंचती है, वही जंगल जहां से वह आदमी गायब हुआ था। मगर वहां मोबाइल नेटवर्क नहीं था और कार भी खराब हो गई। मीना पास पड़ी वही नो रिटर्न वाली साइन देखकर परेशान हो जाती है। उसकी गाड़ी गायब हो चुकी थी। तभी पक्षी फिर उड़े और जमीन थरथरा उठी। उसे कहीं से किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। मीना दौड़ी, पीछे किसी की परछाई दिखाई दी, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उसने एक बूढ़ी औरत को भागते देखा और उसका पीछा करने लगी। बूढ़ी औरत चिल्लाते हुए मिन्नती कर रही थी, लेकिन रुकी नहीं। मीना उस बूढ़ी औरत के पीछे चलती रही और एक बड़े कमरे तक पहुंची। बूढ़ी औरत दरवाजा खोलकर बोली, अगर जिंदा रहना है तो अंदर आ जाओ। मीना बिना सोचे अंदर घुसी। कमरे में अजीब सा मिरर था। वहां बूढ़ी औरत के साथ 2 लोग और थे, जिन्हें उसने कियारा और डैनियल कहा। बूढ़ी ने बताया कि वह जगह द कोप कहलाती है। तभी बाहर से अजीब आवाजें आने लगी। कियारा ने बताया कि ये आवाजें वॉचर्स की हैं। वे शीशे के दूसरी ओर छुपे होते हैं। वे हमें देखते हैं, पर हम उन्हें देख नहीं सकते। वे रात को आते हैं और सुबह सूरज निकलते ही चले जाते हैं। मीना डर के पूछती है, वे कौन हैं? यहां क्यों आते हैं? मैडलन मुस्कुराई, वे तुम्हें देखकर खुश है। मीना सोचती रही कि वो जल्दी से जंगल छोड़कर जाए। जैसे मैडलिन को पता था कि मीना इस जंगल से कभी बाहर नहीं निकल पाएगी, उसने मीना को जाते हुए चेतावनी दी, तुम्हारा यह फैसला सही नहीं है। इस जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। रात होने से पहले हम सबको वापस आ जाना होगा। अगर तुम देरी कर गई तो अपना जीवन खतरे में डाल दोगी। लेकिन मीना ने उसकी एक न सुनी। वो अपने पैरेट को हाथ में लिए तेजी से आगे बढ़ती रही। थोड़ी दूर चलने के बाद वही पॉइंट ऑफ नो रिटर्न वाला साइन बोर्ड नजर आया। घबराने के बजाय उसने हिम्मत रखी और सूरज की दिशा में चलती रही, लेकिन जंगल से बाहर निकलने में वो सफल नहीं हो सकी। रास्ता अचानक खत्म हो गया। मीना खुद को एक पहाड़ की चोटी पर पाती है, जहां चारों ओर बस जंगल ही जंगल था। मायूस होकर वो वहीं नीचे बैठ गई। तभी अचानक उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। वो डर गई, पीछे मुड़ी तो देखा कि वो बूढ़ी मैडलिन थी। मैडलिन उसे संभालती हुई कहती है, तुम अकेली नहीं हो जो इस जंगल से निकलने की कोशिश कर हार गई है। हम सब इसी जंगल में फंसे हुए हैं। बाहर निकलना नामुमकिन है। फिर मैडलिन मीना को जंगल के अंदर घुमाती है और बताती है कि ये जंगल एक शिकारी की तरह है और हम लोग इसकी जान है। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो हमारे साथ रहो। मैडलिन जंगल के चारों ओर लगे कई पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के बोर्ड भी दिखाती है। ये बोर्ड जंगल को घेरे हुए थे और उसके बीच में एक कमरा था जहां वो रहते थे। मैडलिन कहती है कि अगर कभी ये बोर्ड दिखें तो उन्हें बिल्कुल नजरअंदाज मत करना। मीना पूछती है, ये सब किसने बनाए हैं? मैडलिन बताती है कि इसे एक प्रोफेसर ने बनाया था, लेकिन अब तक वो कोई नहीं दिखा। रात होने पर वे सब उस घर में लौट आते हैं।
जहां हर रात वॉचर्स आते थे, जो शीशे के पार बैठे उन्हें देखते थे। यारा नाम की लड़की उनके सामने डांस करती थी ताकि वॉचर्स खुश हों। मगर वॉचर्स के बीच उनके कुछ नियम भी थे। वे अपनी तरफ अपनी कमर या पीठ नहीं दिखा सकते थे, नहीं तो वॉचर्स बहुत गुस्सा हो जाते थे। दिन भर अपनी जान बचाने के लिए जंगल में शिकार करना पड़ता था। अगले दिन मीना और क्यारा जंगल में शिकार करने जाती हैं। मीना पूछती है, ये वॉचर्स क्या चाहते हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आता। तब क्यारा जवाब देती है, मुझे भी नहीं पता। तब मैडलिन बताती है कि वॉचर्स उन्हें रात में देखते और ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन कोई उन्हें नहीं देख सकता। अगर कोई वॉचर्स को देख लेता है तो वो पागल हो जाता है, क्योंकि वे बहुत ही भयानक होते हैं। कियारा मीना को जंगल के कई गड्ढे दिखाती है जहां दिन के वक्त वॉचर्स छुपे रहते हैं। सूरज की रोशनी में उनकी त्वचा जलती है, इसलिए वो बाहर नहीं आते। कियारा अपने पति के बारे में बताती है, जो 5 महीने पहले जंगल में रास्ता खोजने निकला था और अभी तक वापस नहीं आया। मीना और कियारा उस गड्ढे के पास पहुंचती हैं, जहां मीना रस्सी से खुद को बांधकर नीचे उतरती है। वो गड्ढे के अंदर कई इंसानों के सामान पाती है, जिनमें कैमरा और छोटी छोटी चीजें थीं। वे सामान उन लोगों के थे जो जंगल में वॉचर्स के शिकार हो चुके थे। मीना डरते हुए नीचे जल्दी निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वॉचर्स के एक हाथ की तलाश में वो फंस जाती है। सूरज की रोशनी से उस हाथ को जलन होती है और मीना जल्दी से रस्सी पर ऊपर आ जाती है। मीना और डैनियल वो सारा सामान लेकर अपने सेफ हाउस लौटते हैं। वहां मैडलिन उनसे सामान के बारे में पूछती है, लेकिन दोनों झूठ बोलते हैं। मैडलिन जानती थी कि ये सामान गड्ढे से ही मिला होगा। रात में वे सभी वॉचर्स का इंतजार करते हैं। टीवी पर कैमरे से वो वॉचर्स को देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन धीरे धीरे दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। वहां इंसानी टांगें दिखती हैं और आवाज आती है। कियारा को लगा कि कहीं उसका पति सचमुच बाहर से रास्ता ढूंढकर वापस आ गया है। वो जल्दी से उठी और दरवाजा खोलने लगी, लेकिन तभी मैडलिन बीच में आ गई और मना करते हुए बोली, मैं जानती हूं बाहर तुम्हारा पति नहीं है। इस रात के अंधेरे में कोई इंसान इस कमरे तक नहीं पहुंच सकता। कियारा ने मैडलिन की बातों पर विश्वास नहीं किया और जोर देकर दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगी। तब मैडलिन ने उसे सावधानी से समझाया, वो तुम्हें फंसा रहा है। उसे कोई ऐसा सवाल पूछो जिसकी जवाब सिर्फ तुम या तुम्हारा पति जानते हो। कियारा बाहर खड़े उस इंसान से किताब के बारे में सवाल करती है, लेकिन वो किसी जवाब में नाकाम रहता है। तब सभी समझ जाते हैं कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि वही वॉचर है। नाखुश होकर वॉचर्स शीशे पर जोर जोर से वार करने लगते हैं, जिससे शीशे में दरारें पड़ जाती हैं। मैडलिन तुरंत सबको लाइन बनाकर शीशे के सामने खड़ा कर देती है। इससे वॉचर्स का क्रोध कुछ कम हो जाता है और वे वापस चली जाते हैं। मीना मैडलिन को बताती है कि उन्होंने गड्ढे से जो सामान उठाया था वो सारा सामान चोरी किया था। मैडलिन गुस्से में कहती है, तुमने दूसरा नियम भी तोड़ा है। अगले दिन मैडलिन वो सामान लेकर वापस गड्ढे में फेंक देती है, जिससे वॉचर्स का क्रोध शांत हो जाता है। लेकिन जंगल में अब अजीब चीजें दिखाई देने लगीं। खासकर डैनियल पर इसका असर ज्यादा था। वो बार बार बिना वजह गुस्सा करने लगा। कियारा पहले उम्मीद करती थी कि उसका पति जिंदा है और उसे बचाने आएगा, लेकिन अब उसे पता चल चुका था कि वो वापस नहीं आएगा। वो टूट चुकी थी और उसने वॉचर्स के उन गड्ढों में छलांग लगाने का सोचा था, लेकिन मीना ने उसे बचा लिया। डैनियल अचानक गुस्से में मैडलिन को पेड़ से बांध लेता है और कहता है, अब मैं इसके नियम नहीं मानूंगा, यहां मेरी ही सुनोगी। डैनियल ने कियारा को कमरे में बंद कर दिया और मीना तथा मैडलिन को वॉचर्स के सामने छोड़ दिया। दोनों डैनियल से दरवाजा खोलने को लबलबाते रहे, लेकिन वो नहीं माना। बाहर अंधेरा गहरा गया और वॉचर्स की गुराहट शुरू हो गई। मीना और मैडलिन घने पेड़ के नीचे छिप गईं। वॉचर्स जो लंबे, पतले और खतरनाक थे अपने गड्ढों से निकलकर वहां आ गए। वे मीना और मैडलिन को ना पाकर जंगल में ढूंढने लगते हैं। जब वॉचर्स चले जाते हैं तो मीना और मैडलिन मौका पाकर दरवाजा खुलवा देते हैं। भीतर आने पर मैडलिन डैनियल पर गुस्सा करती है और फिर वॉचर्स के बारे में सबको सच बताती है। वो कहती है कि वे कई नियम तोड़ चुके हैं और अब शायद वॉचर्स माफ ना करें। मैडलिन बताती है कि उसने पहली बार यहां कर खुद का डुप्लीकेट देखा था, जो एक वॉचर था। वॉचर्स फेरी होते हैं जादुई पंख वाले जीव, जिन्हें इंसानों से डर लगा। इंसानों ने उन्हें कैद कर हजारों सालों तक बंद रखा, लेकिन अब उन्होंने रास्ता खोज लिया है। वे अपने पंख और शक्ति खो चुके हैं, पर रूप बदलने की ताकत उनमें अभी भी है। वे इंसानों की तरह बनकर जंगल में रहना चाहते हैं, इसलिए उन्हें इधर रखा गया है। डैनियल पूछता है कि वॉचर्स हमसे क्या चाहते हैं। मैडलिन जवाब देती है कि वे इंसानों के बीच रहना चाहते हैं, इसलिए उन्हें देख अनुकरण करते हैं। इतनी बातें चल रही थी कि अचानक वॉचर्स फिर गुस्से में दरवाजा तोड़ने आए। चारों ने मिलकर टेबल दरवाजे के सामने रख दी, पर वॉचर्स की ताकत ज्यादा थी। दरवाजा टूटने ही वाला था।
तभी टेबल हिलने से कारपेट पलट गया और नीचे लोहे का बड़ा गेट निकला। उन्होंने फौरन उसे खोला और बड़े बंकर में घुस गए। मीना एक दिन उस कंप्यूटर को ऑन करती है जिसे वे बंकर में पाते हैं। कंप्यूटर में भारी मात्रा में डेटा मिलता है और उससे पता चलता है कि ये जगह प्रोफेसर मार्टिन ने बनाई थी। प्रोफेसर को उन रहस्यमयी क्रीचर्स, वॉचर्स के बारे में पहले से जानकारी थी और वो उन पर रिसर्च करना चाहता था। प्रोफेसर मार्टिन ने बाकी लोगों को पैसा देकर इस जगह लाया था ताकि रिसर्च हो सके, लेकिन रात को मजदूरों को छोड़कर वो खुद बंकर में छिप जाता था। रात में वही वॉचर्स उन मजदूरों को खा जाया करते थे। कंप्यूटर में प्रोफेसर की कई वीडियो रिकॉर्डिंग्स थीं, जिसमें उसने बताया कि एक वॉचर जो दिन के उजाले में भी आ सकता था, उसने एक बच्चे का रूप अपना लिया था। वो वॉचर बहुत अलग था, जिसने प्रोफेसर को नुकसान नहीं पहुंचाया। प्रोफेसर ने उसे पिंजरे में बंद किया, पर उसका आगे का एक्सपेरिमेंट क्या था, ये पता नहीं चला। आखिरी वीडियो में प्रोफेसर खुद और उस वॉचर को मारने की बात करता है। मरने से पहले वो वहां फंसे लोगों को जंगल से बाहर निकलने का रास्ता बताता है। बताते हुए कहता है कि शाम को जिस दिशा में पक्षी उड़ते हैं, उसी ओर भागकर कोई इस जंगल से निकल सकता है। वो ये भी कहता है कि यदि कोई सफल हो गया तो उसकी सारी रिसर्च यूनिवर्सिटी में जाकर नष्ट कर दे। 2 गोलियों की आवाज के बाद प्रोफेसर और वॉचर दोनों की मौत हो जाती है। अगले सुबह वे सारे लोग बंकर से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि वॉचर्स ने उनका सुरक्षित घर पूरी तरह तबाह कर दिया है। अब उनके पास जंगल से निकलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, नहीं तो वॉचर्स उन्हें खत्म कर देंगे। वे पक्षी जिन्हें प्रोफेसर ने बताया था, शाम में उड़ने वाले, जंगल से बाहर निकलते हैं। मीना पैरट को आज़ाद कर देती है और उसी दिशा में चलने लगती है। रास्ते में उनके सामने एक कब्र आती है, जिसे देखकर मैडलिन बताती है कि पहले ये लोग इंसानों के साथ रहते थे, पर इंसानों ने धोखा दिया और जंगल में फंसा दिया। कई घंटे बाद वे एक नदी के पास पहुंचते हैं, जहां प्रोफेसर की बोट है। वे खुश होते हैं, लेकिन जाते वक्त कियारा का पति, जो जख्मी था, मदद मांगता है। डैनियल उसकी मदद करता है, लेकिन वो कोई इंसान नहीं बल्कि उसी वॉचर का रूप है। वे सोचते हैं कि नदी पार कर शहर पहुंचे हैं। शहर में मीना प्रोफेसर मार्टिन की रिसर्च का डेटा नष्ट करने यूनिवर्सिटी जाती है। वहां उसे पता चलता है कि हाफलिंग्स नाम के रूप बदलने वाले जीव इंसानों और फेरीज के बीच पैदा हुए थे। ये हाफलिंग्स इंसानों के बीच छुपकर रह रहे हैं। मीना को पता चलता है कि मैडलिन जो उसके साथ थी, असल में प्रोफेसर की वाइफ थी, जो एक रूप बदलने वाली फेरी है। कहानी के अंत में मैडलिन का असली रूप सामने आता है और वो मीना के घर के बाहर खड़ी दिखाई देती है। मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।